हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। प्राचीन भारत के इतिहास में हमने पाषाण काल शुरू किया था, यानी कि स्टोन एज के बारे में बात की थी पिछले अपने लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था आधुनिक मानव का उद्भव, यानी कि जो होमो सेपियंस हैं उनका इवोल्यूशन किस तरह से होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में हमने पढ़ा, फिर होमो हैबिलिस जो कि पहला कारीगर मानव था, फिर होमो इरेक्टस जो अपने दोनों टांगों पे खड़ा सीधा पहला मानव प्रकट हुआ। उसके बाद हमने होमो सेपियंस और होमो सेपियंस सेपियंस की बात की। उनके जो शरीर का जो ढांचा था, जो बनावट थी, वो किस तरह से बदली, हमने उसके बारे में भी देखा था। और हमने साथ ही साथ कुछ पाषाण कालीन संस्कृति, यानी कि कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जाना था जो कि स्टोन एज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमने बात की थी अपने पिछले लेक्चर में कि किस तरह से जो जॉन लुबाक साहब हैं उन्होंने पाषाण काल को पूरे दो भागों में बांटा, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक, यानी कि पुरा पाषाण और नव पाषाण काल में। हालांकि मध्य पाषाण काल बाद में भी जुड़ा। और आगे चल के लारतेत नाम के एक विद्वान हुए जिन्होंने इस पैलियोलिथिक एज यानी कि जो पुरा पाषाण काल था उसको भी तीन भागों में विभाजित कर दिया, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, जिसको हम बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। अब ये ऐसा इन्होंने इसलिए किया, मैं यहाँ पे आपको चार्ट के जरिए समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो पैलियोलिथिक एज थी उसकी काल अवधि है 6 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व। इतनी बड़ी जो काल अवधि है, इसलिए इसको कालखंड को विभाजित किया गया। पहली आवश्यकता ये थी। दूसरी आवश्यकता, जो ये कालखंड विभाजित किए हैं वो किसी आधार पे किए हैं, और वो आधार है मिले हुए जो औजार, जो हमको स्टोन के जो वो हमको टूल्स मिले हैं, यानी कि जो हमको पाषाण के जो औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, उनके आधार पे उनको कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग वर्ग में रखा गया है। तो हम अपना शुरू कर रहे हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम आज केवल पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल में जो हमने 3 विभाजन किए उसमें से हम केवल पुरा पाषाण काल में पढ़ेंगे। और पुरा पाषाण काल में जो हमने विभाजन किए हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो जब मैंने आपको बताया था मानव का उद्भव, उस समय मैंने आपको बताया भी था कि निम्न और मध्य पुरा पाषाण काल में होमो सेपियंस नहीं आता। होमो सेपियंस जो है हमारा वो आता है उच्च पुरा पाषाण काल में, क्योंकि इसकी जो काल अवधि है वो है 30,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे हमारा आधुनिक मानव का उद्भव जो है वो होमो सेपियंस का उद्भव जो है वो उच्च पुरा पाषाण काल में आता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि पुरा पाषाण काल से ही आधुनिक मानव का उद्भव हो गया। हालांकि वो बहुत ही कम समय अवधि है। जो पहले जो काफ़ी बड़ी समय अवधि थी वहाँ पे हमको केवल होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस ये मिलते हैं और निएंडरथल्स मिलते हैं, जबकि होमो सेपियंस आता है उच्च पुरा पाषाण काल में। तो समय नष्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम जानते हैं निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में। निम्न पुरा पाषाण काल जो है ये निम्न प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। यदि आपने ज्योग्राफी में थोड़ी बहुत रुचि ली होगी और ज्योग्राफी के बारे में आपको पता होगा, भू विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जब धरती है वो किस तरह से ठंडी थी, फिर किस तरह से गर्म थी, फिर किस तरह से उसमें बारिश होती है, और ये जो युग चलते रहते हैं उसमें से आता है निम्न प्लीस्टोसीन एक एज है। इसको लोअर प्लीस्टोसीन एज बोला जाता है। तो इस समय निम्न पुरा पाषाण काल का उद्भव होता है, और इस कालखंड को मिले हुए उपकरणों के आधार पे भी 2 भागों में बांटा गया है। मतलब इसको पूरा जो कालखंड है इसको पढ़ने के लिए हमने इसको 2 भागों में बांटा है। और ये 2 भाग क्या हैं? चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति एक है और एक है हैंड एक्स संस्कृति। तो ये चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति क्या है? ये सोहन घाटी में प्राप्त हुए थे। सबसे पहले एक विशेषज्ञ हैं डीएन वाडिया, ये नाम आप याद कीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आता है। डीएन वाडिया नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने इस संस्कृति के उपकरण सबसे पहले पाकिस्तान में जो पंजाब है इस समय, वहाँ पे सोहन नदी एक बहती है जो कि सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। तो ये सोहन नदी के पास जो घाटी है उस घाटी से उपकरण जो प्राप्त किए हैं, इसके आधार पे इन्होंने इसको सोहन संस्कृति भी बोला है। तो इसका एक और नाम ये भी है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति है इसको सोहन संस्कृति भी बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि डीएन वाडिया साहब ने यहाँ से सोहन घाटी से इसके उपकरण को खोजा था सबसे पहले। पत्थरों के वो टुकड़े, अब ये पेबुल क्या होता है हम बात कर रहे हैं। पेबुल हिंदी में लिखा है, एक्चुअली इंग्लिश में अगर लिखें तो इसको पेबल बोलते हैं।
तो ये पेबल क्या है, ये पत्थरों के वो टुकड़े हैं, आपने देखा होगा नदी किनारे या समंदर किनारे जब आप कहीं जाते होंगे तो आपने पत्थर के चिकने चिकने गोल से टुकड़े या आकार वाले टुकड़े ऐसे देखे होंगे पत्थरों के। तो ये वो टुकड़े हैं जो पानी की जो बहाव होता है, जो पानी की रगड़ है, उसको खाकर ये चिकने हो जाते हैं, तो इनको पेबल कहा जाता है। और इन्हीं पत्थरों से जो उपकरण बनाए गए सबसे पहले जो उपकरण थे वो इन्हीं पत्थरों से बनाए गए जो पेबल थे, क्योंकि नदी के किनारे मिल जाते थे आसानी से, तो यहाँ से इसको पेबल संस्कृति बोला गया। अब हैंड एक्स संस्कृति क्या है, इसके जो उपकरण हैं इसको सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया, मद्रास के पास एक जगह है बडमदुरै और अतिरापक्कम। अतिरापक्कम बहुत महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनता है। अतिरापक्कम हैंड एक्स संस्कृति के लिए जाना जाता है और मद्रास के पास है। तो इसको जो हथियार यहाँ से जो उपकरण खोजे गए इसके आधार पर इसको बोला गया हैंड एक्स संस्कृति, और इसी कारण इसको कृष्ण स्वामी ने मद्रास संस्कृति भी बोला है, क्योंकि सबसे पहले इसके जो उपकरण थे वो मद्रास के पास अतिरापक्कम से मिले। इसका एक और नाम है, इसका नाम है एशलियन संस्कृति। एशलियन संस्कृति बोलते हैं क्योंकि ये जो टूल्स हैं ये एशलियन टूल्स भी इनको बोला जाता है, इसलिए इसको एशलियन संस्कृति भी बोलते हैं। इसके जो उपकरण थे ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फलक प्रणाली से बनाए गए। अब ये कोर और फलक प्रणाली क्या है, एक बड़ा सा जो पत्थर है इसको बोला गया है कोर, और यहाँ से अगर हमने इसको कट कर दिया, ऐसे इसको फ्रैक्चर दे दिया यहाँ से, तो ये हो गया फलक। तो ये कोर और फलक प्रणाली यानी कि जो बड़ा सा पत्थर है उसको फलक काटा गया, उसकी शल्क को, उसकी जो ऊपर की जो उसकी परत थी उसको किसी तरह से फाड़ दिया गया है, तो वहाँ पे जो नुकीला हिस्सा बन जाता है उसको हम बोलते हैं कोर और फलक प्रणाली है। ये पूरा पाषाण काल के अधिकांश औजार जो हैं जो आपको मिलेंगे, ये कॉर्दाइट पत्थर, एक पत्थर है जिसका नाम है कॉर्दाइट, ये नाम नोट कर लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्दाइट पत्थर, जितना भी पूरा पाषाण काल के जो अधिकांश औजार हैं वो कॉर्दाइट पत्थर से बनते थे, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड स्टोन था, और इसीलिए इस पूरे काल के जो मानव हैं इनको हम कॉर्दाइट मानव भी कहते हैं। कॉर्दाइट मैन बोला जाता है क्योंकि ये कॉर्दाइट पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। इनमें चॉपर, चॉपिंग औजार, हस्त कुठार और क्लीवर, ये 3 तरह के जो टूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सोहन संस्कृति के बारे में हम थोड़ा सा गहराई से अध्ययन कर लेते हैं, सोहन संस्कृति, और फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे अपनी हैंड एक्स की जो संस्कृति है। तो सोहन संस्कृति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो सवाल आते हैं, इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इसका अनुसंधान जो है 1935 में डी टेरी के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। हालांकि कैम्ब्रिज अभियान ने सोहन संस्कृति के साथ साथ आपके हैंड एक्स संस्कृति का भी अध्ययन किया है, और सोहन संस्कृति से लेवा तकनीक से बने जो फलक औजार हैं, अब ये एक तकनीक है, इसका नाम आप नोट कर लेना, लेवा तकनीक है। इससे जो बने फलक औजार हैं ये मिलते हैं हमको मिडिल पैलियोलिथिक एज में, यानी कि मध्य पुरा पाषाण काल में। तो ये जो है जो टेक्निक यूज़ हुई है लेवा टेक्निक, लेवा लोइस टेक्निक भी इसको बोलते हैं, तो ये हमको मिलती है मिडिल पैलियोलिथिक एज में, ना कि लोअर पैलियोलिथिक। जबकि हम सोहन घाटी की बात कर रहे हैं लोअर पैलियोलिथिक एज की। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, आपके दिमाग में थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए कि जो सोहन घाटी है इसमें केवल हमको निम्न पुरा पाषाण काल के ही नहीं, बल्कि निम्न के साथ साथ मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल के भी हमको यहाँ पे उपकरण देखने को मिलेंगे। तो ये जो घाटी है इसमें पूरा का पूरा स्तर देखने को मिलेगा, हमको विकास का क्रम देखने को यहाँ पे मिलता है। और इस घाटी के पास एक जगह है चौंतरा, हालांकि घाटी के पास नहीं है जगह, ये चौंतरा नाम की एक जगह है जहाँ पे हमको हस्त कुठार मिलते हैं, और इसी वजह से इसको उत्तर और दक्षिण, अब क्योंकि जो सोहन घाटी मैंने बात किया आपको अभी इससे पहले हैंड एक्स संस्कृति जो कि मद्रास के पास मिला, तो वो दक्षिणी संस्कृति बोली गई एक तरह से, और ये सोहन घाटी क्योंकि उत्तर में है तो इसको उत्तरी संस्कृति बोला गया। अब ये जो चौंतरा नाम की जगह यहाँ पे हस्त कुठार मिले हैं, और ये चौंतरा जो है सोहन घाटी संस्कृति के अंतर्गत ही आती है, तो इसलिए इसको उत्तर और दक्षिण की परंपराओं का मिलन बोला गया है चौंतरा। ये जगह का नाम याद रखना आप, चौंतरा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सोहन घाटी से कुल 4 प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आरंभिक या प्राक सोहन बोलते हैं इसको, उत्तरकालीन सोहन, अतः सोहन या चौंतरा, ये चौथी वाला जो है। इसके बाद विकसित सोहन आ जाता है जो कि हम आता है
अपर पैलियोलिथिक एज यानी कि उच्च पुरा पाषाण काल में। एक विद्वान है HD संकलिया, इन्होंने सोहन घाटी में मानव आवास के साथ वहाँ से हैंड एक्स भी प्राप्त किया है। इसके जो अन्य जगह हैं उसका नाम है मलकपुर, कलार और चौमुख। यहाँ से भी हमको सोहन घाटी के उपकरण प्राप्त होते हैं। सोहन संस्कृति के उपकरण जो है भारत में काफ़ी जगह से मिलते हैं। सिरसा, व्यास, वानगंगा, ये जो है आपके हिमाचल में है, हिमाचल हरियाणा का जो क्षेत्र है वहाँ का है ये। और इसके बाद नर्मदा यानी कि आपके MP में भी मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ और भी काफ़ी जगह मिलेंगे इसके जो आपके क्षेत्र हैं, जैसे चित्तौड़ है, सिंगरौली है। सिंगरौली आपका है यूपी में, चित्तौड़ राजस्थान में है। बेलन नदी घाटी ये भी आपका उत्तर प्रदेश में, तो सिंगरौली और यूपी उत्तर प्रदेश, आपकी जो घाटी गंगा घाटी वो भी वहाँ पे भी है। मयूरभंज उड़ीसा। ये आपसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि ये जगह कहाँ पे है, तो ये आप नोट डाउन करते रहना। मैंने लिखा नहीं है स्लाइड्स में, लेकिन बता रहा हूँ आपको। बेलन नदी घाटी सिंगरौली उत्तर प्रदेश, मयूरभंज उड़ीसा, साबरमती और माही नदी जो है आपके गुजरात में है, नेल्लोर, इन सब जगह से भी इसके उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे मुख्य तथ्य ये है, 1951 में ओलफ रूफर नाम के एक विद्वान थे। इन्होंने जो सतलज की सहायक नदी है, जो सिरसा है, सिरसा जो सतलज की सहायक नदी है, वहाँ की खोज करके निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए। तो इनका नाम महत्वपूर्ण है, ओलफ रूफर, और ये इन्होंने सिरसा में उत्खनन किया है और यहाँ से लोअर पैलियोलिथिक एज यानी कि निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कई बार, इसको नोट डाउन करते चलिए। जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा व्यास और वेनगंगा घाटी का जो उत्खनन है ये BB लाल ने किया है। बेलन घाटी का उत्खनन GR शर्मा ने किया है। और कश्मीर का जो पहलगांव है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कश्मीर का जो पहलगांव है इसका उत्खनन किया है HD संकलिया ने, जहाँ से आपको सोहन घाटी संस्कृति के उपकरण मिलते हैं। राजस्थान में अजमेर में लूनी नदी घाटी से निम्नपुरा, मध्यपुरा तथा उच्चपुरा पाषाणकालीन औजार मिले हैं। यानी कि जो लूनी नदी घाटी है, ये लूनी नदी घाटी में कंप्लीट पैलियोलिथिक एज मिली है आपको। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, यानी कि कंप्लीट पूरी की पूरी यहाँ पे जो विकास का क्रम है पूरा का पूरा हमको लूनी नदी, जो कि कहाँ है, राजस्थान में। ये महत्वपूर्ण है, राजस्थान की लूनी नदी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। कई बार हो सकता है कोड में क्वेश्चन कर दे और आपको दे दे कि पैलियोलिथिक एज के यानी कि पुरापाषाण काल के जो स्थल हैं वो हमको निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल तीनों के तीनों एक जगह किस किस जगह पे मिले हैं। तो एक सोहन घाटी हो गई आपकी, दूसरी लूनी नदी घाटी हो गई। अब जैसे जैसे हमारा ये क्रम आगे बढ़ेगा और भी बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पे हमको ये पूरा का पूरा विकास का क्रम देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण जगह है MP में, भोपाल के पास भीमबेटका। भीमबेटका से निम्न पुरापाषाण काल से लेके, ये तो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना भी हम स्टोन एज के ऊपर बात करेंगे आगे चल के, पाषाण काल, चाहे हम पुरापाषाण काल की बात कर रहे हैं, आगे चल के चाहे हम मीजोलिथिक यानी कि जो मध्य पाषाण काल है, फिर नियोलिथिक यानी कि जो हमारा नवपाषाण काल है, जबकि भी हम जहाँ पे भी बात करेंगे ये भीमबेटका आता रहेगा। तो भीमबेटका से हमारे निम्न पुरापाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक युग तक निरंतर सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यानी कि यहाँ पे जो ये जो जगह है भीमबेटका, ये कुछ नहीं, चट्टानी इलाका है भीमबेटका, पठारी इलाका है, जहाँ पे जो गुफाएं बना के लोग रहा करते थे और वहाँ पे हमको बहुत सारी कला के भी साक्ष्य मिलेंगे, जिसकी हम अभी आगे चल के बात कर रहे हैं। अब एक जगह है बिहार में पैसरा, और कर्नाटक में एक जगह है इसामपुर। ये पैसरा और इसामपुर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हमको निम्न पुरापाषाणकालीन पत्थर के औजार निर्माण केंद्र मिले। यानी कि एक सेंटर मिला है जहाँ पे टूल्स बनाए जाते थे स्टोन के। यानी कि आप अगर आधुनिक वर्ल्ड की बात करें, मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक तरह की ये फैक्ट्री मिली है। फैक्ट्री मिली है किसकी? स्टोन टूल्स की, यानी कि पत्थर से बनाए हुए उपकरण की एक फैक्ट्री मिली जहाँ पे ऐसे उपकरण बनाए जाते थे। तो ऐसा माना जाता है कि अब क्योंकि फैक्ट्री मिली है तो निजी इस्तेमाल के लिए, यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं बनाते होंगे, एक दो आदमी के लिए तो नहीं होगी फैक्ट्री। जो फैक्ट्री बनी होगी बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा स्टोन के टूल्स बनाए जाते होंगे। तो हो सकता है कि इसका क्रय विक्रय भी किया जाता हो।
अब हम बात करते हैं दक्षिण क्षेत्र में, जिसकी हमने बात की थी, जिसको हमने बोला था हैंड एक्स संस्कृति, जो कि मद्रास संस्कृति के नाम से और एस्ट्रियन संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। अब इसमें भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक जगह है कृष्णा नदी, कर्नाटक के पास कृष्णा नदी, कर्नाटक में कृष्णा नदी है, जिसकी एक सहायक नदी है हुंसगी। इस हुंसगी के तट पर भी हमको औजार निर्माण केंद्र मिला है, यानी कि फैक्ट्री मिली है एक स्टोन टूल बनाने की। तो आपसे यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसामपुर और पैसरा तो है इंपॉर्टेंट, हुंसगी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी हमको स्टोन टूल्स जो हैं औजार निर्माण केंद्र मिला है। और ये औजार जो बने थे हैंड एक्स संस्कृति की, अब हम बात कर रहे हैं, जो औजार बने ये चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और क्वार्जाइट, डोलराइट, चर्ड पत्थरों से बने। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें वैरायटी देखने को मिली। क्वार्जाइट पत्थर के साथ साथ हमको बलुआ पत्थर भी मिला है, डोलराइट भी मिला है और चर्ड पत्थर भी मिला है। अब एक और नदी है जिसका नाम है कोर्तलयार। कोर्तलयार नदी घाटी है, यहाँ पे वदमदुरई से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं, जिसका निर्माण जो है ये केवल क्वार्जाइट पत्थर से हुआ है। तो अब यहाँ पे हमको साउथ में दो तरह के उपकरण मिल गए। पहला हमको मिल गया जो कि क्वार्जाइट के साथ साथ बलुआ पत्थर, डोलराइट और चर्ड पत्थर से भी बना था, जो कि मिला हमको कहाँ, हुंसगी के पास। दूसरा हमको मिला वडमुदरई के पास, जहाँ पे केवल क्वार्जाइट पत्थर के बने थे। इसके अतिरिक्त मद्रास संस्कृति के उपकरणों की खोज जो है ये हुई है नर्मदा घाटी, सोन घाटी, यानी कि दोनों एमपी में है, नर्मदा और सोन। गोदावरी घाटी जो कि महाराष्ट्र की बात कर रहा है, तुंगभद्रा कर्नाटक, साबरमती और माही ये हो गए आपके गुजरात में। इसके अलावा बेलन घाटी से भी इसकी खोज की गई है, बहुत सारे उपकरण। अब ये जो उपकरण दिख रहे हैं आपको फोटो में दिख रहे होंगे, ये पहला वाला ये है कोर। इसी कोर को जब यहाँ से चापड़ उखाड़ी गई, जब इसके शल्क निकाला गया पहला, तो ये इस तरह से कुछ ऐसा बन गया, जिसके ऊपर की जो परत है ये परत निकली हुई है। इसके बाद अगर इसको दूसरी तरफ से परत निकाल दी तो ये इस तरह की आकृति इसमें मिल जाती है। तो इस तरह से पत्थर से औजार बनाए जाते थे। इसको हम बोलते हैं कोर और फलक तकनीक। ये सभी जो है जितनी भी आपको जगह दिखी, सारी पूर्व पाषाण काल की प्रारंभिक अवस्था में है। अब आते हैं मध्य पुरापाषाण काल, जिसको मध्य प्लीस्टोसीन युग बोला गया है। भारत के विभिन्न भागों में जो फलक प्रधान पाषाण काल के उपकरण मिले हैं उनको इस काल में रखा गया है, मतलब फलक प्रधान, यानी कि अब यहाँ पे जो हमारे जितने भी उपकरण बने वो फलक प्रधान है, यानी कि उसमें से ये जो कोर वाले पत्थर से फलक को हटा के एक तरह से जो उपकरण बनाए गए, इनको फलक संस्कृति बोला जाता है। इसको हम फ्लेक टेक्निक भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो भी पढ़ रहा होगा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, तो फ्लेक टेक्निक बोलते हैं। यहाँ पे फ्लेकिंग की गई है। फ्लेकिंग मतलब उसको छिलका निकालना एक तरह से और उसकी पपड़ी निकाल देना एक तरह से होता है, तो फ्लेक टेक्निक है। इसीलिए इसको एच.डी. संकलिया ने इसको मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति को फलक संस्कृति बोला है। तो फलक संस्कृति किसने बोला है इसको? एच.डी. संकलिया। इसमें विभिन्न प्रकार के खुरचनी, जिसको हम स्क्रैपर बोलते हैं, वेधक यानी कि जिसको पॉइंट बोलते हैं, और तक्षिणी जिसको हम ब्यूरिन बोलते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे उपकरण मिलने शुरू होते हैं, खुरचनी, वेधक और तक्षिणी। इन उपकरणों का जो निर्माण है, अभी तक हमने देखा था कि क्वार्जाइट पत्थरों से होता था। अब यहाँ पे चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों से इसका निर्माण किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि मिडिल पैलियोलिथिक एज यानी कि मध्य पुरापाषाण काल में जो पत्थर यूज़ हुए वो चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट हुए हैं, जबकि जो हमारा लोअर पैलियोलिथिक एज था वहाँ पे हमको क्वार्ट्जाइट पत्थर ही देखने को मिल रहे थे। महाराष्ट्र में एक जगह है निवासा, ये महत्वपूर्ण है निवासा, यहाँ से प्रश्न आता है। निवासा इस काल का प्रारूप स्थल है जहाँ एच.डी. संकलिया ने पहली बार उत्खनन कार्य किया, यानी कि जो मिडिल पैलियोलिथिक एज का जो सबसे पहला जो उत्खनन हुआ है वो एच.डी. संकलिया ने निवासा में किया है। इसके अलावा पाटने और चिकरी ये भी महाराष्ट्र के अन्य मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। तो अब ये स्थल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब हमने जब निम्न पुरापाषाण की बात की थी तो उस समय पाटने और चिकरी नाम का हमने जिक्र नहीं किया था, निवासा भी नहीं था। अब ये आ रहे हैं हमारे मिडिल पैलियोलिथिक एज में, यानी कि मध्य पुरापाषाण काल में। इसके अलावा पाकिस्तान के पोटवार पठार और संघाव गुफाएं,
ये दोनों भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये भी हमारे हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज यानी कि मध्य पुरापाषाण काल में। और मध्य पुरापाषाण काल उपकरण जो है ये हमको इसके अलावा राजस्थान में मिलते हैं, बूढ़ा पुष्कर झील, डीडवाना और जैसलमेर। ये तीनों के तीनों जो हैं ये हैं आपके राजस्थान। तो ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा याद कर लेना। बूढ़ा पुष्कर झील है, डीडवाना है और जैसलमेर से विशेष रूप से मिलते हैं, जिसकी वजह से बी एन मिश्रा जी ने इसको लूनी उद्योग नाम दिया है। लूनी क्योंकि ये सारे के सारे लूनी नदी से जुड़े हुए हैं, तो लूनी नदी आपको पता होगा राजस्थान में है और लूनी उद्योग का नाम दिया इन्होंने। गंगा घाटी में सर्वाधिक पुरातन अवशेष जो है वो कालपी से मिलते हैं, और इसके अलावा बेलन घाटी और सिंगरौली और ये बेलन घाटी दोनों के दोनों यूपी में हैं। इस काल के अन्य स्थल मध्य प्रदेश के भीमबेटका, जैसे मैंने आपको बता दिया भीमबेटका में तो आपको सभी काल के मिलेंगे, और सोन घाटी। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सोन घाटी है, और गुजरात की है हिरन घाटी। उच्च पुरापाषाण काल पे आते हैं। इसका जो प्रधान पाषाण उपकरण है वो ब्लेड है, जिसके दोनों किनारे जो है समानांतर होते हैं। मतलब अगर हमने इस वाले पत्थर को दोनों किनारों को काट दिया, इधर के भी काट दिया और इधर के भी काट दिए, तो कुछ इस तरह का उपकरण मिलेगा हमको। ये वाला ये है, और एक ही उपकरण है। इस तरह का जो उपकरण बन रहे हैं इसको ब्लेड बोला गया है, और इसके किनारे समानांतर होते हैं, जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दुगनी या दुगनी से ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब उसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से दुगनी भी हो सकती है, उससे ज़्यादा हो सकती है। इसलिए इसको ब्लेड ब्यूरिन, ये गलत छप गया है, ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति भी बोला गया है, और ब्लेड ब्यूरिन के साथ साथ इसको चाकू संस्कृति भी कहा गया है। इस काल के उपकरण से चीरने, खोदने और काटने का कार्य एक ही उपकरण द्वारा किया जा सकता था। यहाँ पे अब जो टेक्निक यूज़ होती है इसको हम बोलते हैं फ्लिंट टेक्निक। तो ये महत्वपूर्ण है। उच्च पुरापाषाण काल में फ्लिंट है, मध्य पुरापाषाण काल में फ्लेक है, और निम्न पुरापाषाण काल में कोर टेक्निक थी। इस काल के उपकरण भी मध्य पुरापाषाण काल की तरह चर्ट और जैस्पर से बने हैं। पत्थर के साथ साथ अब जो है हड्डी निर्मित उपकरण भी इस काल में मिलने लगे। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हड्डी निर्मित उपकरण जो है हमको अपर पैलियोलिथिक एज यानी कि उच्च पुरापाषाण काल से मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसका एक उदाहरण बहुत ही अच्छा है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास जो बेलन घाटी है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी तक, वहाँ पे हमको एक हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली जो कि इसी काल की है, और ये विश्व की प्राचीनतम मूर्ति है। तो इसलिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार नेट में भी आ चुका है, और भी कई एग्जाम्स में एक दो बार आ चुका है क्वेश्चन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको नोट डाउन कर लिए। हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति हमें बेलन घाटी से मिली है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम मूर्ति है। इस काल की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो है नया चकमक पत्थर उद्योग, और दूसरा है प्रज्ञ मानव, होमोसेपियंस का उद्भव। जैसे मैंने आपको बताया था कि होमोसेपियंस का जो उद्भव है, जो हमारा आधुनिक मानव का जो उद्भव होता है, प्रज्ञ मानव का जो उद्भव होता है, वो अपर पैलियोलिथिक एज यानी कि उच्च पुरापाषाण काल से हम देख पाते हैं। तो ये इसकी दो विशेषताएं हैं, चकमक पत्थर और ये। इस काल में चित्रकला भी विकसित हुई। अब क्योंकि जब मैंने आपसे बात की थी पिछले लेक्चर को अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, तो मैंने बात की थी कि किस तरह से जो होमोसेपियंस है, जो आधुनिक मानव है, उसका मस्तिष्क किस तरह से, उसकी जो मस्तिष्क है वो पहले के मानव से अलग है और कितना बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, बड़ा है, कुशलता उसके अंदर ज़्यादा है, क्रिएटिविटी आती है। तो क्रिएटिविटी जो हमको देखने को मिल रही है, जो हमको बायोजेनेटिक डेटा जो बताता है कि क्रिएटिविटी आनी चाहिए, वो हमको फिजिकली देखने को भी मिलती है, क्योंकि यहाँ से जो है चित्रकला अब विकसित होनी शुरू होती है। और इसके साक्ष्य मिलते हैं हमको सबसे पहले कहाँ, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। भीमबेटका में नीले पाषाण खंड के रूप में इसके साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा इसमें और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी। अब ये जो भीमबेटका के चित्र थे, ये तो पत्थरों पे बने, चट्टानों पे बने, लेकिन आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा से भी हमको फलक का एक विशाल संग्रह प्राप्त हुआ जिस पर चित्रकला देखने को मिलती है, पहली चीज़। दूसरा, हमको पाटने से एक शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रांकन मिला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। महाराष्ट्र का पाटने है, जिसको हमने पढ़ा था मिडिल पैलियोलिथिक एज में भी था, और अब ये
अपर पैलियोलिथिक एज यानी कि उच्च पुरा पाषाण काल में हम पढ़ रहे हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे का जो छिलका है उस पर हमको चित्रांकन मिला है। तो ये कला का जो विकास है, चट्टान से किस तरह से एक अंडे के छिलके पे चित्रकला देखने को मिलती है, तो ये शुरू होता है उच्च पुरा पाषाण काल। तो यदि प्रश्न यहाँ से बने कि कला का जो जन्म है वो किस काल से शुरू होता है, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं उच्च पुरा पाषाण काल से। उच्च पुरा पाषाण काल के सर्वप्रथम साक्ष्य जो है हमको बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडो एक जगह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है चौपानी मांडो, इससे मिले हैं। ये स्थल इस काल से लेकर नव पाषाण काल तक के अवशेषों का साक्षी है। तो यहाँ पे भी हमको अपर पैलियोलिथिक एज से लेके और नियोलिथिक एज तक हमको अवशेष मिलते रहेंगे। उच्च पुरा पाषाण कालीन स्थल जो है क्या क्या हैं महाराष्ट्र में, एक तो हमने पहले ही बता दिया पाटनेदा, उसके अलावा इनाम गांव एक है। आंध्र प्रदेश में बेटम चल्ली है, यहाँ से बहुत ज़्यादा उपकरण मिले हैं। कुरनूल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अपर पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो कुरनूल और गवी की गुफाएं जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि हमारी आंध्र प्रदेश में हो गई। पश्चिम बंगाल का मुकुट मणिपुर, बिहार का पैसरा और सिंहभूमि, राजस्थान का विराट बूंदी और हरसौरा। तो ये स्थल हैं उच्च पुरा पाषाण काल के, जिसके इसके साथ साथ जो हमने पहले पढ़े जैसे भीमबेटका वगैरह वो तो कंटिन्यू रहेंगे। और कुरनूल की गुफाओं से मानव अस्तित्व तथा अग्नि के चिन्ह मिले। यहाँ पे हमको राख का ढेर मिला है। राख मतलब अग्नि के चिन्ह है, राख का ढेर मिलता है। और बिला सुरगाम नाम की एक जगह है, बिला सुरगाम गुफा है, गांव गुफा है, जो है कुरनूल से, मतलब ये कुरनूल ज़िले के अंतर्गत आती है बिला सुरगाम। यहाँ से हमको भारत में प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। तो प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, वो हमको बिला सुरगाम से मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रश्न बन सकता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा भी गया है शायद एक दो बार, क्योंकि प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य इस तरह से वन लाइनर बनता है। तो बिला सुरगाम। पुरा पाषाण कालीन कला और जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो अभी तक का लेक्चर था वो उसके किस तरह के उपकरण थे और किस तरह की कहाँ से मिले हैं, कैसी प्लेसेस थी, उसके ऊपर था। अब हम इसकी थोड़ी सी कला, क्योंकि अब हमने देखा कला का उद्भव हो गया, यहीं से शुरू हो गया है। तो जो इतिहास है वो कला के बिना पढ़ना ही अधूरा है। तो हम कला के बारे में अगर बात करें तो चट्टानों पर इन्होंने आकृतियाँ बनानी शुरू की थी और छेनी हथौड़ी मार के उसके ऊपर एक दृश्य को उकेरा, उसके बाद उसके ऊपर कलर भरे। तो ये जो छेनी हथौड़ी मार कर पत्थरों पे जब आकृति बनाई जाती है इसको बोला जाता है पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ, तो ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता है पेट्रोग्लिफ। कुरनूल में जानवर के दांत में हमको एक छेद मिला है, जानवर के दांत में छेद पाया गया, जिसका जो प्रयोग है हो सकता है उस दांत को आभूषण की तरह उसका प्रयोग किया जाता हो, लॉकेट बना के उसको इस तरह से, जैसे आप चेन लटका लेते हैं और यहाँ पे नीचे एक लॉकेट लटकाते हैं, तो उसमें छेद करेंगे तभी उसमें आर पार कुछ जाएगा। हो सकता है पेड़ की टहनियों से उसके अंदर डाल के उसको पहना जाता हो दांत। तो यहाँ से हमको आभूषण के भी साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। और भीमबेटका की जो गुफा है, एक F24 नाम की एक गुफा है, यहाँ से हमको कर्मकांड संबंधी गतिविधियों के भी साक्ष्य मिलते हैं, जिसे सभा कक्ष गुफा कहा गया है। अब इस युग में जो हमने पढ़ा अभी तक पैलियोलिथिक एज यानी कि पुरा पाषाण काल, इस युग में अग्नि का ज्ञान तो हो गया था मानव को, परंतु उसका नियंत्रण करना, उसको किस तरह से कंट्रोल्ड वे में यूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करना, उसको अभी भी नहीं आया था। इसीलिए जो मांस है वो कच्चा खाया जाता था इस समय तक। और क्योंकि कृषि का भी उद्भव नहीं हुआ है, पशुपालन का भी उद्भव नहीं हुआ है, और मृदभांड यानी कि बर्तन भी नहीं है, तो यहाँ पे जो सोसाइटी थी वो हंटर गैदरर्स की ही रही। और यहाँ पे जीवन जो है स्थायित्व नहीं था, इसीलिए जीवन स्थायित्व तभी होगा जब आपकी कृषि होगी, जब आपका पशुपालन होगा। पशुपालन भी होना कोई ज़रूरी नहीं कि पशुपालन में भी पैस्टोरल लाइफ हो सकती है, और पैस्टोरल होने के साथ साथ ये नोमैडिज्म भी हो सकता है इसमें। मतलब इंसान जो है वो भटक भी सकता है, इधर उधर भटक, एक जगह से दूसरी जगह जाके, बंदारों वाली ज़िंदगी जो आपने देखी होगी कि किस तरह से अपने जानवर पूरे मवेशी लेके बंदारे जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते हैं। लेकिन जो कृषि है वो आपको देती है स्थायित्व जीवन, क्योंकि आपको जब कृषि आप करेंगे तो आपको एक जगह एक फसल के उगने तक तो रहना ही पड़ेगा, कम से कम 6 महीना। तो यहाँ से स्थायित्व जीवन यहाँ पे इसीलिए नहीं था क्योंकि कृषि नहीं थी, पशुपालन नहीं था, मृदभांड नहीं थे। तो मृदभांड नहीं थे, इसका मतलब ये जो
मांस अब क्योंकि अग्नि तो थी नहीं तो वैसे भी मांस तो कच्चा ही रखना है, लेकिन उसके अलावा जो फल फूल अपना लेके आते थे उसको बहुत ज़्यादा संजो के नहीं रख सकते थे। तो इनका जो जीवन था वो स्थायित्व तो यहाँ पे नहीं था, परमानेंसी नहीं थी, और इस तरह से इनका जीवन जो था अब कैसे चेंज होगा जब हम आगे मेसोलिथिक एज पढ़ेंगे, मध्य पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल से पूरी तरह से संस्कृति और इनकी जो जीवन के रहने की जो शैली है पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इसका हम अध्ययन करेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में जो होगा मेसोलिथिक एज के ऊपर। तो यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।